Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. इस चैनल में BSc CBCS सिलेबस का 6th सेमेस्टर का टॉपिक जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, उसका सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है और इस सीरीज़ में अभी तक 5 वीडियोस अपलोड हो चुका है. आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में. आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए, सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग. लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल. क्यों 18 इलेक्ट्रॉन रूल इम्पॉर्टेंट होता है, क्या रीज़न होता है उसका, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था. तो आज हम लोग उस वीडियो का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. लिगैंड का सिग्मा ऑर्बिटल्स का सिमेट्री क्या होता है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और मेटल का भी किस टाइप का ऑर्बिटल्स होता है, किसका क्या सिमेट्री होता है, वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. यहाँ पे हम लोग एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ऑफ ए ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स विथ सिग्मा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन. ठीक है, तो लिगैंड का सिग्मा ऑर्बिटल जो है विद द मेटल सेंटर, वो सिग्मा बॉन्ड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो लिगैंड का सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल्स होता है A1G, T1U और EG. ठीक है, और मेटल ऑर्बिटल्स में हम लोग को मिलता है T2G प्लस EG फॉर 3D ऑर्बिटल्स. फॉर 4s वी गेट A1G एंड फॉर 4p वी गेट T1U. तो यहाँ पे लिगैंड का जो EG ऑर्बिटल है वो मेटल का जो EG ऑर्बिटल्स है दैट इज dx² - y² एंड dz², उसके साथ कंबाइन करके हम लोग को EG बॉन्डिंग एंड EG एंटी बॉन्डिंग जो है वो प्रोड्यूस करता है. ठीक है, उसके बाद मेटल का T1U ऑर्बिटल्स दैट अराइजेस फ्रॉम 4p ऑर्बिटल्स और लिगैंड का T1U ऑर्बिटल्स, ये दोनों कंबाइन करके हम लोग को मिलता है T1U एंड T1U एंटी बॉन्डिंग दैट इज T1U स्टार ऑर्बिटल्स. ठीक है, फिर लिगैंड का A1G ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन करता है विद द मेटल का जो 4s ऑर्बिटल है विच हैज़ A1G सिमेट्री, वो एक साथ कंबाइन करके हम लोग को A1G एंड A1G स्टार ऑर्बिटल्स देता है. सो वी गेट दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. बट T2G ऑर्बिटल जो है ऑफ मेटल दैट इज dxy, dyz एंड dzx, उसका कोई भी सेम सिमेट्री वाला लिगैंड ऑर्बिटल्स हम लोग को नहीं मिलता है. इसलिए T2G ऑर्बिटल्स जो है ऑफ मेटल दे रिमेन नॉन बॉन्डिंग लाइक दिस. वो किसी लिगैंड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी लिगैंड ऑर्बिटल हम लोग को T2G सिमेट्री का नहीं मिलता है, इसलिए वो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म नहीं कर पाता, वो नॉन बॉन्डिंग होकर रहता है ऐसा. ठीक है, सो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. नाउ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंक्लूडिंग द बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग, हम लोग को यहाँ पे, और फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं यहाँ पे बोल दूँ जो मैं भूल गई, A1G ऑर्बिटल कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 1 ऑर्बिटल, T1U कंसिस्ट्स ऑफ 3 ऑर्बिटल एंड EG कंसिस्ट्स ऑफ 2 ऑर्बिटल. सो टोटल यहाँ पे हम लोग को 6 ऑर्बिटल देखने को मिलता है यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने 6 लाइन ड्रॉ किया है. 1 फॉर A1G, 3 फॉर T1U एंड 2 फॉर EG. सिमिलरली यहाँ पे T2G ऑर्बिटल हम लोग को 3 मिलता है, dxy, dyz एंड dzx, एंड EG हम लोग को 2 मिलता है, dx² - y² एंड dz² ऑफ मेटल. तो टोटल हम लोग को 5 ऑर्बिटल मिलता है, इसलिए 5 हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है. 4s एक ही होता है और 4p 3 होता है, इसलिए 3 लाइन हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ किया है. नाउ जो मैं बताने वाली थी कि यहाँ पे हम लोग अगर काउंट करें इंक्लूडिंग द बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, हम लोग को 9 ऑर्बिटल्स मिलेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इन 9 ऑर्बिटल्स को हम लोग अगर फिल करें तो हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा,
हम लोग को 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। सो लेट अस फील एंड सी हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो यहाँ पे हम लोग को बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन फिल करना है देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वी नीड इज 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो अप टू दिस नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जब इलेक्ट्रॉन फिल्ड रहेगा तब हम लोग को एक काइनेटिकली स्टेबल स्पीशीज मिलेगा। जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिल होना स्टार्ट हो जाएगा तब बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग को जो स्पीशीज है हम लोग का उसका स्टेबिलिटी गिरता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सो द मैक्सिमम स्टेबिलिटी दैट वी कैन गेन इज अप टू दिस नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है। अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करें तो कॉम्प्लेक्स का डिस्टेबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। So there are 9 orbitals and total 18 electrons we can fill here to gain a stable complex. Now अगर इस T2G और EG ऑर्बिटल के बीच में जो गैप है रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, अगर ये गैप डेल्टा जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी वेरी हाई होगा और गैप अगर स्मॉल हुआ तो स्टेबिलिटी लो होगा। ऐसा क्यों? अगर गैप हाई हुआ तो यहाँ पे दो रीज़न है। अगर गैप हाई हुआ तो इजीली इलेक्ट्रॉन जो है T2G ऑर्बिटल्स से EG स्टार ऑर्बिटल तक ये इजीली एक्साइट नहीं हो पाएगा अगर गैप हाई हुआ तो। ठीक है। सो अगर गैप हाई हुआ सो इलेक्ट्रॉन्स इजीली T2G से EG स्टार में एक्साइट नहीं हो पाएगा। सो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फिल नहीं होगा और डिस्टेबिलाइजेशन नहीं होगा कॉम्प्लेक्स का, तब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। और सेकेंड रीज़न जो है, अगर ये गैप ज़्यादा रहे बिटवीन T2G एंड EG स्टार, सो T2G तक तो हम लोग का फील्ड है विथ इलेक्ट्रॉन्स। सो एक्सटर्नली अगर कोई न्यूक्लियोफाइल को आके अटैक करना हो तो वो आके अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देगा? EG स्टार ऑर्बिटल में। और अगर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे और अपना इलेक्ट्रॉन EG स्टार ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूट करे तभी जाके कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट करेगा। तो अगर ये जो गैप है बिटवीन द T2G एंड EG स्टार ऑर्बिटल्स ये अगर हाई हो तो इजीली कोई न्यूक्लियोफाइल आके अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट नहीं कर सकता और तब कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोजिशन नहीं होगा। सो ये दो रीज़न है। अगर गैप हाई हो बिटवीन T2G एंड EG स्टार तो मेटल ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज अप्लाइड और वाई कॉम्प्लेक्सेस विथ 18 इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल। सो जो कॉम्प्लेक्सेस में 18 इलेक्ट्रॉन्स रहता है और ये गैप बिटवीन द T2G एंड EG स्टार बहुत हाई रहता है, मतलब जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स रहते हैं, इन दोज कॉम्प्लेक्सेस दे हैव हाई स्टेबिलिटी। सो नाउ लेट अस डिस्कस द एक्सेप्शंस। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है। किसी किसी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता है, फिर भी वो बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल D8 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। सो D8 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ये बहुत स्टेबल होता है। 16 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन होके भी ये बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। सो D8 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विथ 16 इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। सो अगर हम लोग को कोई D8 मेटल सेंटर वाला स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिले और टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स उसमें 16 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल होगा। 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होके भी वो बहुत स्टेबल होता है। अनदर एक्सेप्शन इज इन केस ऑफ D3
and D6 octahedral complexes. So D3 और D6 octahedral complexes ये 18 इलेक्ट्रॉन नहीं रह के भी, इनमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं रह के भी दे हैव वेरी हाई स्टेबिलिटी। इनमें जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन ना होके भी ये कॉम्प्लेक्सेस बहुत स्टेबल होते हैं। सो दीज आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस जहाँ पे हम लोग को 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होके भी हम लोग को स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलता है। सो दीज वेर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और भी सब्सिक्वेंट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस करते रहेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर द वीडियोज़ अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप लोग का अगर कोई भी डाउट रहे या फिर फीडबैक रहे या सजेशन रहे, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।